हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अध्याय 6, जिसमें कि जानने का प्रयास करेंगे जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम के साथ में उसमें कौन कौन से प्रक्रम का अध्ययन किया जाएगा, इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम शब्द एक ऐसा शब्द है, इससे तात्पर्य होता है कि जीवों में जो भी प्रक्रम पाए जाते हैं उन सभी प्रक्रमों को जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। जैव प्रक्रम में वास्तव में सम्मिलित होते हैं जीवों में पाए जाने वाले सभी तंत्र, ठीक है ना, जो कि जीव शरीर को जिंदा रखते हैं, वे सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैव प्रक्रम में सबसे पहले नंबर पर हम देख लेते हैं, इसमें जो जैव प्रक्रम में सम्मिलित रहेगा वह तंत्र आपके सामने मौजूद रहेगा, जिसे हम बोलेंगे एक तो पोषण तंत्र, जिसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, पाचन तंत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। ये पाचन तंत्र के नाम से हम अध्ययन भी इसका करेंगे। इसी अध्याय के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र के नाम से हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करूंगा तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, इसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, इसका अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र है, इसका अध्ययन भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। ठीक, श्वसन तंत्र जिसमें कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, फिर श्वसन क्रिया होती है, जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तथा ऊर्जा भी हमें यहाँ प्राप्त होती है। श्वसन तंत्र में हम यहाँ देखेंगे। तीसरे नंबर पर देखना चाहूँगा मैं यहाँ पर, इसमें आपको बताऊंगा परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र के नाम से हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये संवहन तंत्र है। संवहन तंत्र का हम अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर में, जिसे एक और नाम से मैं बताना चाहूँगा आपको, ये परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। इस नाम से भी ये जाना जाता है, परिसंचरण तंत्र के नाम से भी। इसे हम रुधिर परिवहन तंत्र के नाम से भी जानते हैं, रक्त परिवहन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। चौथे नंबर पर मैं बात करूँगा, इसमें आप इसमें देख पाएंगे संवहन तंत्र के बाद मैं बात करूँगा उत्सर्जन तंत्र की, जिसमें कि जो पदार्थ हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए इस पदार्थ की भी, मतलब इस तंत्र की भी बहुत आवश्यकता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हैं, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ये तंत्र जरूरी है। इसके साथ साथ ही हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है, आगे प्लांट्स के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मुख्य रूप से इसके अध्ययन जो अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसे हम देखेंगे पोषण तंत्र या पाचन तंत्र के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पाचन तंत्र से हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये पाचन तंत्र में सबसे मुख्य बात है एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका नाम है। पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम, इंग्लिश में इसे डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इसे बोला जाता है, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं पाचन तंत्र को। और पाचन तंत्र में यहाँ जो शुरुआत होती है भाग की, वो उन भागों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुख से पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। मुख के बाद इसमें नंबर 2 पर आप इसमें पढ़ेंगे मुख गुहा, इसमें आएगी मुख गुहा में आपको इसमें लाला ग्रंथियां मिलेंगी, जिन्हें वास्तव में लार ग्रंथियों के नाम से हम जानते हैं। मुख गुहा में लाला ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं, अभी एनसीईआरटी के अंतर्गत हम इन्हें लाला ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। मुख गुहा के बाद आप इसमें देखेंगे
ग्रेसिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेसिका के बाद आप सीधा इसमें पढ़ेंगे आमाशय। मैं इन सभी पार्ट्स के नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सभी हमारे यूज में आने वाले हैं। आमाशय के साथ साथ में हम यहाँ पढ़ेंगे यकृत में भी इसका अध्ययन करेंगे। 1 मिनट। यकृत का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ साथ में हम यहाँ अध्ययन करेंगे अग्नाशय के बारे में जानेंगे। अग्नाशय के बाद आपको जानकारी होगी इसमें, तो मैं यहाँ बताऊंगा इसमें छोटी आंत, जिसे वर्तमान में क्षुद्रांत के नाम से जाना जाता है एनसीईआरटी में। इसके बाद बड़ी आंत, जिसे वाहिद्रांत के नाम से जाना जाता है। गुदा द्वार। इन सभी के हम क्रमशः इस पाचन तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सभी भाग पाचन तंत्र के ही भाग हैं वास्तव में, और ये पाचन तंत्र में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी आपको देंगे। 1 बाय 1 हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी पार्ट्स पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं, तो सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप यहाँ देख पाएंगे कि वास्तव में मनुष्य में पाचन तंत्र में या मनुष्य में पोषण में कितने भाग होंगे। तो सबसे पहले अंतःग्रहण वाला भाग होगा, फिर इसमें पाचन आएगा, इसके बाद अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, फिर बहिर्क्षेपण का भाग इसमें होगा। तो सबसे पहले आहारनाल में मूल रूप से मुख से गुदा तक के विस्तारित लंबी श्रृंखला होती है, तो यह लंबी नली है, जिसमें सबसे पहले मुंह के अंदर भोजन जाएगा, फिर दांतों द्वारा चबाया जाएगा, जिह्वा जिसमें उसे मदद करेगी मिलाने में, लार उसमें मिलेगी, फिर भोजन ग्रेशिका से होता हुआ भोजन का अंतःग्रहण हो जाता है। ठीक है ना। मुख कहाँ जाएगा? मुख से आमाशय तक भोजन ग्रेशिका क्रमाकुंचन गति के द्वारा लाया जाता है। तो ये भोजन क्रमाकुंचन गति के द्वारा, मतलब पहले गति इस प्रकार से यदि हम बोलेंगे तो इस प्रकार की गति, सिकुड़ गया, फिर इस प्रकार का पूरा पार्ट फैल गया, फिर इस प्रकार से सिकुड़ गया। तो इस प्रकार की गतियां बार बार में होती हैं। सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, नलिका का सिकुड़ना फैलना, नलिका का फैलना सिकुड़ना। इस प्रकार की गतियों के कारण भोजन आगे की ओर डायरेक्शन में बढ़ता है, जो कि फिर बाद में लास्ट में आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये मुख और जीवा, यहाँ लिखा गया मुख। मुख में अंदर भोजन जाएगा, प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद जीवा में यहाँ पर भोजन, लार इसमें मिलाई जाएगी। लार मिलाने के साथ साथ भोजन में जब लार मिलेगी, साथ साथ में से दांतों द्वारा पीसा भी जाता है। इस समय भोजन को दांतों द्वारा पीसने के कारण भोजन वास्तव में लसलसा सा हो जाता है। उसमें भोजन में यहाँ पर वास्तव में लार भी मिलाई जाती है, एमाइलेज एंजाइम, जिसमें लार मिलाई जाती है, जिसके कारण भोजन लसलसा हो जाता है। और लसलसा होने के कारण थोड़ा सा चिकना हो जाता है और बारीक पिस जाता है। इस समय भोजन में मौजूद जो स्टार्च छोटे भागों में टूट जाता है, छोटे भागों में टूट जाता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। स्टार्च के टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़ों, स्टार्च टूट जाता है। जिसे आप लिखेंगे टुकड़ों में टूट जाता है। स्टार्च का टुकड़ों में टूटना, सरल घटकों में टूटना, और फिर यहाँ ग्रसनी यहाँ होते हुए ग्रसिका से या भोजन नीचे की ओर आगे की ओर बढ़ता है, ग्रसिका से होते हुए आगे बढ़ता है। ग्रसिका में जब भोजन जाता है तो ग्रसिका में भोजन लार का रस उसमें मिला होता है, और ग्रसिका में भोजन जाता है, वो आ जाता है क्रमाकुंचन गति के कारण। कुंचन गति के कारण भोजन आगे की ओर बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रमानुकुंचन गति इसमें होती है, तभी भोजन आगे बढ़ता है, और भोजन आगे आते हुए यहाँ सीधे आमाशय में प्रवेश करता है।
ये पार्ट्स का नाम लिखा गया है वो आमाशय है। यहाँ पर भोजन बढ़ता है आगे। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय में कुछ देर के लिए भोजन रुकता है। आमाशय में कुछ देर के लिए भोजन रुकता है तो यहाँ पर देखेंगे कि आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय में इस प्रकार से परिवर्तन क्या क्या होते हैं। आमाशय की दीवार जो होती है, आमाशय की दीवार से या यहाँ देखेंगे HCl का सीक्रेशन होता है आमाशय की दीवार से। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन होता है, HCl का स्रावण यहाँ पर होने लगता है। जैसे ही स्रावण यहाँ पर होता है HCl का, तो यहाँ आमाशय की जो दीवार होगी, जो आमाशय की दीवार है, वहाँ पर आमाशय की दीवार का पूरा भाग जो है वो वास्तव में एक प्रकार से अम्लीय हो जाता है। ये माध्यम कैसा हो जाता है? अम्लीय माध्यम हो जाता है। इन कोशिकाओं से, आमाशय की दीवार कोशिकाओं से HCl का स्रावण होने से इसके अंदर का माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर इसका माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय माध्यम होने के साथ साथ इसमें ये होगा कि भोजन के कणों के साथ आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु इस HCl के प्रभाव के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस HCl के प्रभाव के कारण वो कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और यह वास्तव में एक सही माध्यम है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट भी कर देता है। तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम है। तो हानिकारक जीवाणु यहाँ पर यदि आए हैं भोजन के साथ में तो नष्ट हो जाएंगे। हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, इसके साथ साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही HCl अम्ल जाता है तो यहाँ लार का प्रभाव भी कम हो जाता है। लार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा आमाशय में जाने पर। ठीक, ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। पहला काम हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होगा। दूसरा, इसमें जो काम होगा आमाशय में, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। तीसरा काम हो जाएगा, इसमें लार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। चौथा काम जो होता है उसे आप नोट करेंगे, आमाशय में चौथा कार्य जो होता है वो होता है बसीय भोजन। बसीय भोजन का मतलब होता है बसा युक्त भोजन जो तेलीय होता है। बसा या बसीय भोजन वास्तव में यहाँ पर, या बसीय युक्त भोजन जो लिख रहा हूँ तो इसमें अपन कहेंगे बसा युक्त भोजन या बसीय भोजन जो भी है, जो आप मान लें कि ये बसीय भोजन यहाँ पर है। तो ये बसीय भोजन, ये यहाँ पर आपको ये एक बड़ी गोलिका के रूप में दिख रहा है। तो बड़ी गोलिकाएं वास्तव में बसीय भोजन जो होता है वह छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में विखंडित हो जाता है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे किस प्रकार से छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में विखंडित हो जाएगा। ये छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में विखंडित हो जाता है, जिसे कहा जाता है इमल्सन। जैसे आप पानी में तेल मिक्स करके उसे हिला देते, इसके बाद तेल की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, उसी प्रकार से भोजन यहाँ छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बन जाता है, लेई जैसा हो जाता है। अर्थात जिसे हम एक नाम देते हैं इमल्सन, अर्थात भोजन अब इमल्सन में परिवर्तित हो जाता है, इमल्सीकृत हो जाता है। बसीय भोजन का इमल्सीकृत होना, बसीय भोजन का इमल्सीकृत होना, ये कार्य होते हैं HCl के आमाशय के अंदर, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप कि बसीय भोजन इमल्सीकृत हो जाता है यहाँ पर। साथ साथ में मैं बात बताऊंगा आपको नेक्स्ट में। तो हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए, बसीय भोजन इमल्सीकृत हो गया। साथ साथ में जो पेप्सिनो एंजाइम है, जिसे हम बोल रहे हैं पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है वो वास्तव में HCl से क्रिया करने के बाद सक्रिय हो जाता है और वो बदल जाता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। फिर यह प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करता है। ये पेप्सिन प्रोटीन से क्रिया करती है। पेप्सिन काय से क्रिया करेगा? प्रोटीन से क्रिया करेगा पेप्सिन। यहाँ आप देख पाएंगे प्रोटीन से क्रिया करेगा पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन से क्रिया करके इसे पेप्टाइड में तोड़ देता है।
पेप्टाइड बॉन्ड में से तोड़ देता है। ठीक है, ये इस प्रकार का काम आमाशय के अंदर हो जाता है। वसा इमल्सीकृत हो जाती है, प्रोटीन पेप्टाइड में टूट जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, वसा इमल्सीफाइड हो जाती है। वसा कैसी हो जाती है? इमल्सीकृत हो जाती है। अब भोजन जो है आमाशय से निकलकर छोटी आंत में प्रवेश करता है। ये पूरा भाग आपको जो दिखाई दे रहा है बीचों बीच का, ये भाग छोटी आंत वाला भाग है पूरा, जिसे वास्तव में छोटी आंत कहा जाता है। साथ साथ में इसे वर्तमान में नाम दिया जाता है क्षुद्रांत, नाम से इसे जाना जाता है। तो छोटी आंत में अब भोजन पहुंच चुका है। छोटी आंत में वास्तव में आप देखोगे प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, और वसा का भी पूर्ण पाचन होता है। ये भी छोटी आंत में पूर्ण पाचन वसा का भी यहाँ हो जाता है। वसा का पाचन जो होता है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। लाइपेज एंजाइम वास्तव में स्रावित किए जाएंगे, वो सब अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित किए जाएंगे, पित्ताशय से स्रावित किए जाएंगे। ये छोटी आंत में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना, पित्तरस के रूप में छोटी आंत में जाते हैं, और यहाँ पर माध्यम हो जाता है क्षारीय। क्षुद्रांत छोटी आंत में जो माध्यम रहेगा भोजन के पाचन का, वह माध्यम होगा क्षारीय। तो क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। क्षुद्रांत में भोजन का माध्यम होता है क्षारीय पाचन के लिए। यहाँ वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, साथ साथ में प्रोटीन का पाचन भी पूर्ण हो जाता है, और प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम होते हैं पेप्सिनेज, और यहाँ पर लाइपेज एंजाइम होते हैं जो वसा का पूर्ण पाचन करते हैं। अब अगली बात जो आती है, पूर्ण पाचन होने के पश्चात जो वसा का जब पूर्ण पाचन होता है उसके बाद क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा वसा के या पूर्ण पाचन होने के बाद आती है बारी अवशोषण की। तो भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होगा, यहाँ हम देखेंगे कि अवशोषण कहाँ होगा और किस प्रकार से भोजन का अवशोषण होगा, इसकी जानकारी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं भोजन का अवशोषण कहाँ होता है और किस प्रकार से भोजन का अवशोषण किया जाता है। भोजन का जो भी अवशोषण होना है, जब पचे हुए भोजन का अवशोषण का अवशोषण, वास्तव में देखा जाए तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होगा वो यहाँ पर छोटी आंत के द्वारा होता है। छोटी आंत के द्वारा, लेकिन छोटी आंत के द्वारा ही भोजन का अवशोषण न होते हुए छोटी आंत में पाई जाने वाली संरचना होती है, उसके द्वारा भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण यहाँ पर किया जाता है। और इसमें जो संरचना होती है उसे कहा जाता है बिलाई। ठीक, इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, बिलाई तो कहते ही है, साथ साथ में एक और नाम से हम इसे जानते हैं, दीर्घ रोम के नाम से हम जानते हैं आजकल इन्हें, वर्तमान में दीर्घ रोम इन्हें कहा जाता है। दीर्घ रोम के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घ रोम इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बिलाई इनको कहा जाता है संक्षिप्त में हम दिखाए। तो इनके स्ट्रक्चर यदि हम देखना चाहें तो, संरचना हम देखना चाहें तो किस प्रकार से हमें संरचना देखने को मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस प्रकार से बिलाई की यहाँ पर जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ये सारी संरचनाएं हेयर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही हैं, वो वास्तव में बिलाई कहलाती हैं। बिलाई बहुत सारी संख्या में छोटी आंत में अंदर की सतह पर पाई जाती है। ये अंदर का पार्ट है छोटी आंत का जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हजारों की, लाखों की संख्या में यहाँ पर बिलाई पाई जाती है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक। और इन बिलाई का, एक बिलाई का स्ट्रक्चर यदि हम देखना चाहें तो निम्न प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटी आंत में ये संरचना, यहाँ से स्ट्रक्चर को आपको बताएगा फाइंड आउट करके, ये छोटी आंत स्ट्रक्चर है। इसकी आंतरिक संरचना में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये सारे बिलाई कहलाते हैं। और इनकी एक की संरचना हम देखना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई देगी। ये बिलाई नंबर संरचना है, इसमें छोटे छोटे छिद्र यहाँ पर पाए जाते हैं, छिद्रों के माध्यम से ही यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। ये पूरी बिलाई कहलाती है। बिलाई मतलब पूरा एक यूनिट से इकाई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एपिथेलियल ऊतक का आंतरिक सतह पर स्तर पाया जाता है, इनमें पाया जाता है माइक्रोबिलाई, सूक्ष्म अंकुर।
ये सूक्ष्म अंकुर कहलाते हैं। सूक्ष्म अंकुर में भीतरी सतह पर रक्त वाहिकाएं भी होती हैं। ये रक्त वाहिकाएं वास्तव में करती क्या हैं, जो पचा हुआ भोजन होता है इसे अवशोषित करने के बाद रक्त वाहिकाएं अपने अंदर ले लेती हैं और रक्त के माध्यम से ये पूरी शरीर की कोशिकाओं तक, ऊतकों तक इस भोजन को पहुंचाने का काम इस रक्त का ही होता है। अर्थात ये पचे हुए भोजन का अब यहाँ पर पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। ये अवशोषण होता है वास्तव में छोटी आंत के द्वारा और ये वास्तव में आपको सूक्ष्म अंकुर संरचना दिखाई दे रही है। ये हम कहते हैं सूक्ष्म अंकुर या बिलाई के नाम से हम इसे जानते हैं, दीर्घ रोम के नाम से भी हमने जानते हैं। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा पार्ट इसमें आता है। पाचन के बाद, पाचन के बाद अवशोषण हमारा हो चुका है, ठीक है ना। अंतग्रहण हो चुका, अंतग्रहण के बाद पाचन देखा, पाचन के बाद अवशोषण देखा। अब है स्वांगीकरण की प्रक्रिया है। स्वांगीकरण का प्रक्रिया में क्या होता है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया में मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद बाहर क्षेपण की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। स्वांगीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर वास्तव में देखा जाए तो भोजन जब सारी कोशिकाओं के अंदर फूड पहुंच जाता है या भोजन पहुंच जाता है तब उसका क्या होता है, वास्तव में वो स्वांगीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ देखेंगे किसी सेल के अंतर्गत हम, ये कोई सेल है, इस सेल में हम देख पा रहे हैं कि भोजन यहाँ पर यदि मौजूद है इस सेल में, भोजन को मैं अलग कलर से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, इसमें आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये फूड यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे अपन बोलते हैं इस येलो कलर में यहाँ पर ये फूड पहुँच चुका है। फूड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यदि मैं इसे बोलना चाहूँ तो मैं इसे ग्लूकोज के नाम से जानूँगा। ये है ग्लूकोज, जिसे आप बोलोगे C6H12O6। तो यहाँ पर ये इन्वॉल्व हो चुका है, आ चुका है इन सेल में, ठीक है। अब इस सेल में जो ग्लूकोज आया है वह वास्तव में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, अर्थात क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ में। जब ये रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तब इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है O2 के साथ में जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पर मैं 6O2 लिख देता हूँ। जब रिएक्ट करता है तो वास्तव में यहाँ जो क्रिया होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करती है, ठीक ना। वो आप देख पाएंगे किस प्रकार से, यहाँ आप देखेंगे C6CO2 यहाँ पर बन चुका है और साथ साथ में 6CO2 के बाद यहाँ पर 6H2 का निर्माण भी यहाँ पर होता है, अर्थात 6 जल के अणु भी यहाँ साथ साथ में बनते हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए, और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी यहाँ पर जो निकलती है वह ऊर्जा वास्तव में एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित कर ली जाती है। प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संचित कर ली जाती है, आवश्यकता पड़ती है तब उसका उपयोग कर लिया जाता है। बहिर्क्षेपण का तात्पर्य है बिना पचा हुआ भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, वह कहलाता है बहिर्क्षेपण। और ये वास्तव में बड़ी आंत में जो भोजन पहुंच जाता है, बिना पचा हुआ भोजन यहाँ पर पहुंचता है बड़ी आंत में। उस बड़ी आंत से बिना पचा हुआ भोजन फिर वास्तव में गुदा में जाता है और वो जाने से पहले बड़ी आंत के अंदर होता क्या है, बड़ी आंत के अंदर उसमें जल का अवशोषण हो जाता है, ठीक ना। जल का अवशोषण यहाँ से H2O का अवशोषण यहाँ से कर लिया जाता है। H2 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। इसके बाद सेमी सॉलिड रूप में या सॉलिड रूप में मल को, वास्तव में जो बिना पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसे कहा जाता है मल। अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये एक रिएक्शन है पूरी प्रक्रिया, जिसे गुदा द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। मल को गुदा द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाए। ये बहिर्क्षेपण की पूरी प्रक्रिया में आपको यहाँ पर जल के अणुओं का अवशोषण केवल बड़ी आंत के अंदर होता है और बड़ी आंत इन जल के अणुओं को अवशोषित कर लेती है ताकि पानी की कमी से बचा जा सके, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रक्रिया, पूरी पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में आज हमने समझा है और जाना है। वास्तव में आपको यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।